सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मूड तो ठीक है यार, 3 दिन से निफ्टी चल रहा है और पिछले कई दिनों से ब्रेथ पॉजिटिव है। और क्या चाहिए। जो डैमेज हुए थे पोर्टफोलियोज में, आप लोग आई एम श्योर रोज शाम को नोटिस करते होंगे, वो डैमेजेस रिड्यूस हो रहे हैं या उन डैमेज से हम उभर रहे हैं बढ़िया तरीके से। ये रिटेल पोर्टफोलियो की कहानी है, तो मूड बढ़िया है। हाँ, आज का सुबह का इंडिकेशन थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग का है। ठीक है यार, 3 दिन चले थे, बड़े इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाले टारगेट्स R2 तक अचीव कर डाले हमने, तो रेस्ट कर रहा होगा शायद। लेकिन वीरू बताएंगे करना क्या है। उससे पहले क्विकली दिखा देता हूँ ग्लोब का मूड। ग्लोब के मूड पे ही है हम लोग, ऐसा नहीं है गिफ्ट निफ्टी अलग हो। पूरा एशिया ऐसे ही थोड़ा सा मिला जुला सा है। नहीं, पहले एशिया रखिए यार। कोरिया वोरिया के अपने इश्यूज हैं, तो साउथ कोरिया का मार्केट थोड़ा सा डैमेज है, मतलब डैमेज वो भी ठीक है यार। 2% इस तरह का बड़ा अनाउंसमेंट और ये सब होने के बाद ओवरनाइट वो भी ठीक ही है। बाकी एशिया आपकी स्क्रीन पे सुबह लाल था, कुछ मार्केट्स रिकवर कर रहे हैं। यूएस का हैंडओवर मिला जुला था, नैस्डैक का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू हो रहा है और ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स वाला डाउ जो है वो पस्त पड़ रहा है। वो ऐसे ही कल भी हुआ, पर इस बीच नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर वहां के बेंचमार्क से फिर चढ़ दिए। ठीक है, यूएस अपने रिकॉर्ड हाइस पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा कह लीजिए। लेकिन वीरू, बढ़िया रहा मार्केट्स का मूड, बढ़िया रही अपनी रोज सुबह की बातचीत और स्ट्रैटेजी। क्या अप्रोच रखें आज के लिए? डेटा के बाद आज का रुझान कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लिक्विडिटी, अगर लिक्विडिटी चेज कर रही है इंडियन मार्केट्स को, चाहे वो एफआईज की हो, तो मोमेंटम आएगा, उसमें कोई राय नहीं है। आपने HDFC बैंक के केस को देखा, लिक्विडिटी है, एफआईज की शॉर्ट कवरिंग, ये थर्स देगी बाजार को अभी यहाँ से। और जहाँ तक दोनों इंडस्ट्रीज का सवाल है, निफ्टी बैंक और निफ्टी का, अब दोनों एक अलग ट्रांजिशन प्रोसेस में है। 24,500 के ऊपर एक अलग ट्रांजिशन प्रक्रिया शुरू होगी। जब तक वो शुरू नहीं होती तब तक एक कंसोलिडेशन संभव है। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक के लिए ये 52,800 और 53,090 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लस्टर है आशीष। तो दोनों ही इंडेक्स एक अपने एज पे हैं। मैं खुद चाहता हूं कि इन एज को पार करने से पहले एक फर्दर कंसोलिडेशन हो। उस कंसोलिडेशन के जोन में जब डिप्स आएंगे तो हमको उनको बाय करना है, वो सुबह में डिस्कस भी किए गए हैं। बट जो अगली ट्रांजिशन प्रोसेस है ना आशीष, वो है 24,500 और उधर 53,090। जहाँ तक स्टॉक फ्यूचर्स का सवाल है आशीष, ज़्यादातर स्टॉक फ्यूचर्स अलाइंड हैं स्ट्रेंथ देने के लिए। कोई अपने बेस से बाहर निकल रहा है, कोई ऑल टाइम हाई को स्ट्राइक कर रहा है, कोई मोमेंटम में आ रहा है। ओवरऑल प्लेसमेंट ठीक लग रही है। बस ये है कि अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ध्यान रखें जब आप ट्रेड में एंटर करते हैं, चाहे वो निफ्टी को हो, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो। आशीष, वीरू हमेशा कहते हैं जितना डेटा विजिबिलिटी दे उतना ही आप अपनी चादर पे पैर फैलाएं। कल आप लोगों ने अजम्पशन ले लिया कि आशीष ने छेड़ा है तो शेव हो जाएगा। जाते जाते जिलेट का स्टॉक देखिए आप। ट्रेडर बंधु सोच रहे थे कि सुबह कुछ देखने को मिलेगा, माल खींच गए। भाई साहब, ऐसा नहीं होना है। आज देखिए, आप जब तक दिखे ना, प्रोबेबिलिटी पे मत खेलिए बहुत ज्यादा। ये देखिए क्या, किस बात पे स्पाइक आया था। ठीक है, पर वीरू ने फैसला कर लिया भाई साहब, आपको एक न्यू लुक। ये छुट्टी पे जाने वाले हैं, जब ये मेरे को लगता है लौट के आएंगे तब आपको बहुत बदली बदली सी तस्वीर दिखेगी, है ना? ये उसी की तैयारी हो रही है छुट्टी की। नहीं, मैं ऐसे बताऊँ, मैं ना सर्दियों में गले से बहुत सफ़र करता हूँ, मुझे गले की बहुत दिक्कत होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि दिसंबर जनवरी में रखूँ, मुझे बड़ा कंफर्ट मिलता है इससे। एक तो हमारी सुबह की ड्यूटी है, हमें 4:45-5 बजे उठना, और ऊपर से दिल्ली की ठंड, थोड़ा कंफर्ट मिलता है। इससे क्या, इससे मतलब गले को राहत मिलती है? बहुत राहत मिलती है मुझे, तो एटलीस्ट मिलती है। बात कर रहे हो? अच्छा, ठीक है। नहीं ठीक भी है। और थोड़ा थोड़ा कभी लुक चेंज आप सही टाइम पे शुरू करा, क्योंकि आप नेक्स्ट वीक वीरू छुट्टी पे होंगे, तो उस बीच का जो क्रूशियल पीरियड आता है जब दिखाना मुश्किल होता है, वो छुट्टी में निकल जाएगा बढ़िया वाला। तो बड़ी वीरू जब लौट के आएंगे तो आपको मजा आएगा देख के। चलिए भाई, आज के स्टॉक्स के अप्रोच पे चला जाए। भाई साहब, ध्यान रखिएगा आप लोग, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा भाई। अपन वो स्टॉक्स बता रहे हैं जो आज रडार पे फिर से रह सकते हैं। कौन कौन से? बढ़िया है। कल अपने पास थे आवास की एक बढ़िया सी एक्सक्लूसिव थी, जीएसटी काउंसिल जीओएम के रिकमेंडेशंस पे। आज अपने पास बढ़िया अपडेट आया हुआ है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से।
जिसको श्री राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हेड करते हैं। तो कल हुई थी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक बैठक, जिसमें 5 कैपिटल एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। जैसे कहते हैं ना, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, जरूरत का एक्सेप्टेंस। और ये 21-22 हजार करोड़ रुपए के, टू बी प्रिसाइज 21,772 करोड़ रुपए के कैपिटल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट की प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। अब इसमें किसके पास ऑर्डर्स जाएंगे, ये एनीबॉडीज गेस। कुछ तो क्लियर कट है। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 6। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें लार्जली इंडियन नेवी के लिए प्रोक्योरमेंट्स हो रहे हैं। और आज है अपना नेवी डे, तो उससे पहले कल डीएसी की बैठक और नेवी के लिए कई सारी चीजों की मंजूरी। बढ़िया टाइमिंग है। HAL के लिए इसीलिए क्योंकि 6 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, हमारी कोस्टल सिक्योरिटी और सर्वेलेंस को कोस्टल एरियाज के एनहांस करने के लिए मंजूरी मिली है। साथ ही साथ एक और चीज है, अगर आपने ध्यान दिया उस अनाउंसमेंट्स में, सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स के एनहांसमेंट का भी ऑर्डर है, ताकि लाइफ ऑफ द एसेट्स एनहांस करी जा सके। तो दरअसल 2 चीजें हैं जिसलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रडार पे, HAL। बढ़िया करेक्ट हुए सारे डिफेंस स्टॉक्स, फंडामेंटली कुछ नहीं बदला था, स्वेलिंग ऑर्डर बुक थी। हाँ, इस क्वार्टर में एग्जीक्यूशंस कई सारों के फॉल्टर हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके चलते हुआ क्या, वो ऐसा नहीं हो कि वैल्यूएशंस कूल ऑफ हो गए, क्योंकि EPS डाउनग्रेड हो गए, तो वैल्यूएशंस अभी भी हैं तो थोड़े बहुत स्ट्रेच्ड ही तरफ रखूंगा। बहुत महंगे से अभी भी महंगी की ट्रेजेक्टरी में ही ज्यादातर सभी स्टॉक नजर आएंगे, क्योंकि यहां पे आंकड़े गड़बड़ाए फर्स्ट हाफ के H1 के। पर ठीक है, HAL ग्रीन है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यानी कई लोग इसे GRSE के नाम से जानते हैं, इसको मैं ग्रीन रख रहा हूं। दूसरा ऑर्डर था 31 न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स का, इंडियन नेवी के लिए ये प्रोक्योरमेंट हो रहा है। क्लियर कट नेवी डे के लिए सब तैयारी थी। लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन, सर्वेलेंस, पेट्रोल और सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन, उन सब के लिए जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं ऐसे ही कल बैठ के टटोल रहा था, इससे पहले INS तरासा वगैरह जो थी वो गार्डन रीच शिप बिल्डर से ही निकल के आई थी, वो ही इसी तरह की फॉलो ऑन वाटर जेट FACs है। तो गार्डन रीच ऑलरेडी ये काम करता है, पर ये काम कोचीन शिपयार्ड भी करता है, ये काम मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स भी कर सकता है। तो मुझे नहीं पता ऑर्डर किसके पास जाएगा। GRSE को ग्रीन कर रहा हूं, कोचीन शिपयार्ड को ना सिर्फ इन न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स के अलावा 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स को भी मंजूरी मिली है, उनके प्रोक्योरमेंट को मंजूरी मिली है। तो अच्छा, कोचीन शिपयार्ड भी मैं जब टटोल रहा था, ये वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स के रीफिटिंग वगैरह के ऑर्डर्स ये ऑलरेडी बैक कर चुके हैं। कोचीन शिपयार्ड की बात कर रहे हैं अपन, मूव करिए आगे इसको। तो GRSE हुआ, कोचीन शिपयार्ड हुआ और मझगांव डॉक शिप बिल्डर को भी जोड़ दिया मैंने। तीनों कैपेबल है इस तरह के काम के लिए जिसके लिए इंडियन नेवी के प्रोक्योरमेंट का ये कॉन्ट्रैक्ट आए। तीनों करेक्टेड स्टॉक्स हैं अपने हाई से। कोचीन शिपयार्ड को तो अभी 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था, तो 5% ऊपर था बीच में, उसके बाद भी मूवमेंट रहा है, तो लो लेवल से रिकवरी बढ़िया आ रही है स्टॉक में। लेकिन ये तीनों रडार पे रखूंगा, बल्कि अब मैं बात निकल ही चुका हूं। अच्छा नहीं, मैं आगे बताऊंगा। वीरू, मैंने 4 बोल दिए। नहीं, बता दीजिए। आप एक काम कीजिए, आपने पूरे डिफेंस पे चादर डाल दी अपने आज। मैंने एक चादर, फिर एक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लगे। मैं बताऊं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों? कल हुआ है अनाउंसमेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स के प्रोक्योरमेंट का। फिट तो होते हैं सुकोई 30 MKIs में, इसको बनाने का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स में रडार सिस्टम्स वगैरह सब आते हैं, जो BL काम करता है। हो सकता है BL के पास ये ऑर्डर जाता हुआ नजर आए। प्लस एक और चीज ध्यान रखिएगा, उसमें एक और ऑर्डर है, अप्रूवल आया है T-22 और T-90 टैंक्स के ओवरहॉलिंग का। अप्रूवल आया है BMP के ओवरहॉलिंग का। BMP क्या है? इसके नाम प्रोनाउंस करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये सोवियत डिजाइंड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स थी, IFVs।
उसकी ओवरहॉलिंग, क्योंकि 1980s 90s का प्रोक्योरमेंट था, उसकी ओवरहॉलिंग ये सब बीएल कर सकता है, करता है। इसीलिए इस स्टॉक को भी रडार पर रखिएगा। और इंटरेस्टिंगली जब वीरू कल स्टॉक्स मेंशन कर रहे थे तो पता नहीं चार्टी के लिए भी शायद इंटरेस्टिंगली पोजीशन है। तो ये 5 डिफरेंट स्टॉक्स हो गए जो मेरे रडार पे। ओके आशीष, मैं बताऊं बीएल की प्लेसमेंट ऑप्शन स्टैट्स टेक्निकल्स मेरे ख्याल से 3 to 5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वाह, 3 to 5 के लिए जिस प्रकार की पुट राइटिंग है, जिस प्रकार के कॉल राइटर्स का एग्जिट है, 3 to 5 के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये मैंने अपनी टीम में भी इंक्लूड किया था, लेकिन आपने फिर उसको इंक्लूड कर दिया। मैं शुरुआत करता हूँ। मैं शुरुआत करूंगा पॉलीकैब से। सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और मेरे ख्याल से डोमिनेट करने को तैयार है ये पूरी की पूरी इस दिसंबर की सीरीज। मैं इस पे रोलोवर्स की फिगर्स से गैस करने से 6600 से कंस्ट्रक्टिव व्यू लेकर चल रहा हूँ आशीष। ये मेरी टीम में था। अब याद रखिएगा एक बड़े टाइम फ्रेम पे जनवरी 2024 से लेकर टिल डेट के बीच में एक फ्लैग है। इसका ब्रेकआउट प्रोजेक्शंस बहुत बड़े होंगे आशीष, और ये आई थिंक 75-80 इनिशियली जो मेरे को पॉसिबिलिटी लग रही है। कल इसमें सिंगल ट्रांच ऑफ मतलब एक ट्रांच ऑफ शॉर्ट कवरिंग विजिबल था। जब किसी भी दिग्गज स्टॉक में फ्लैग पैटर्न हो और उसमें जब शॉर्ट होल्डर परेशान हो तो मेरे ख्याल से ग्रिप लेने का वक्त आता है। पॉलीकैब आई थिंक प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर 75-10, 75-80। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज खूबसूरत ब्रेकआउट, एक रेंज ब्रेकआउट है और साथ ही साथ एक टिपिकल आई थिंक राउंडिंग बॉटम का स्क्रीन पे विजिबल है पैटर्न। 12,500 के ऊपर 600-700 रुपये की चैनल इसमें खुल जाएगी, बट याद रखिएगा 12,250-300 इसको होल्ड करना काफ़ी ज़रूरी है, बट एक ऑल टाइम हाई क्लोज विद स्ट्रॉन्ग वेरिएशन। एस्ट्रल अभी तक जो मैंने ट्रेड लिए वो थे ऑल टाइम हाई, स्ट्रेंथ, शॉर्ट कवरिंग। अब लेते हैं एस्ट्रल, इट्स अ पुल बैक ट्रेड। इसको हमने पहले ही पकड़ा था 20 डेमा के आसपास। अब रिवर्सल में इसने 20 डेमा और 50 डेमा दोनों पार कर लिया है। नेक्स्ट सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि अलाइंड है 1900 के आसपास। इन सभी स्टॉक्स में आपने एक चीज नोटिस करी, 3 दिन से मोमेंटम है क्या हो रहा है? ओआई देखिए नीचे, शॉर्ट होल्डर्स अनकंफर्टेबल है। शॉर्टिंग के एक दौर के बाद ही स्ट्रेंथ आती है, याद रखिएगा। फ्रेश बाइंग उसके बाद ही आती है। मैं यहाँ पे 6 के 6 स्टॉक्स लपेट देता हूँ अपने। अपोलो को टीम में मैंने कल भी इंक्लूड किया था। अपोलो हॉस्पिटल्स को कल इसने एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, बट ये स्ट्रॉन्ग मूव इसकी आई थिंक अपसाइड को और स्ट्रेंथन करेगा। मीन्स कहने का मतलब यह है कि 12 नवंबर के बाद की सारी ट्रेजेक्ट्री को पार कर गया है। अब ये अगर टिकता है करीब करीब 7165 के ऊपर, तो एक स्विंग जोन 7321 तक का इसमें खुल जाएगा। रीड करिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ। 5371 मैंने क्यों बोला, वही एग्जैक्टली अगर आप देखें तो वो जो 8 नवंबर की कैंडल है उसको रीड कीजिएगा, वो आपको बताएगा वो मैंने क्यों बोला। इसके बाद अपोलो टायर्स प्लेसमेंट इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कल डे हाई पे क्लोज हुआ और इसने क्लोज दिया 3 अक्टूबर के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री पे। स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें मोमेंटम है यहाँ पे। मेरे ख्याल से अगर 521 के ऊपर सस्टेन करे तो कभी ना कभी एक रिएक्शन देगा टुवर्ड्स 539। वाई रिएक्शंस आपकी स्क्रीन पे आएंगे, प्लीज जरा उसको देखिएगा। वाई का बिहेवियर एवरेजेस के साथ इसका बिहेवियर अच्छा है, बेस अच्छा बनाया है और इस ट्रेजेक्टरी से बाहर निकल चुका है। तो एक ये हो गया, और एक लास्ट मैं मेंशन करूंगा अगेन स्क्रिप्ट फ्रॉम आई थिंक आईटी HCL टेक्नोलॉजीज। इसमें कंसोलिडेशन विद पॉजिटिव बायस जारी है। कल भी डे हाई के क्लोज पे जोन पे क्लोज हुआ। अब एक ट्रेडर के तौर पे आपको एक नज़र रखनी है 1905 पे। अगर ये 1905 के ऊपर टिक रहा है दैट मीन्स ये अपनी रेंज को ब्रीच करने को तैयार है। हमें कहाँ पिक करना है? 1905 के ऊपर अगेन शॉर्ट कवरिंग। ओआई शेड प्राइस अप। आशीष मेरे 6 खिलाड़ी पूरे हो गए। अरे वाह, एक बचा रहेगा मेरा, तो मैं उसे पूरा कर देता हूँ। तो पहले तो सारे DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल वाले अपडेट्स थे। एक IEX जोड़ लेते हैं जिसका नवंबर मंथ का अपडेट आया है, पर पिछले कुछ दिनों से IEX लो लेवल से बढ़िया रिकवर हुआ है। खैर फिर मैंने सोचा बाजार भी 3 दिन से चल ही रहा है तो ठीक है। कल के नवंबर मंथ का अपडेट जो है वो अच्छा है। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडेड वॉल्यूम 15-16% जंप दिखा रहा है। बाकी की डिटेल्स भी स्क्रीन पर आ जाएंगी। ग्रीन रख के चल रहा हूं। 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 4 स्टॉक्स पर बातचीत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा की आज की टीम्स में और उनके आकलन में। याद रखिएगा किसी भी लिहाज से ये जो टिप्पणियां की जा रही हैं वो किसी ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं है। आशीष और मैं आशीष न्यूज़ फ्लो पे ध्यान दे रहे हैं, प्लेसमेंट बता रहे हैं, और मैं टेक्निकल प्लेसमेंट कहाँ पर है, रिस्क रिवॉर्ड कितना है, कौन से एवरेज को पार किया, वो एडिशंस का बिहेवियर क्या है, जस्ट इन्फॉर्मेशन। मेरे अगले 3-4 स्टॉक्स जो हैं वो ये हैं। कैनरा बैंक, देखिए कल PSU बैंक्स ने भी आखिरी में जाते जाते
मोमेंटम जनरेट किया। कल निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो 1 शेड बेटर है इनफैक्ट निफ्टी से। कल कैनरा बैंक की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग थी, कल इसने 105.12 पे जो क्लोज दिया। अब याद रखिएगा इसका लास्ट ड्यू एवरेज दैट आई थिंक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नहीं 50 नहीं, माफ कीजिएगा 150 तो कल इसने पार कर दिया, 200 डे में इसने पार कर दिया। वो अलाइंड है 105.80 पर, 105.50 पर। अगर वो ब्रीच होता है तो इसमें करीब करीब 110-112 की चैनल खुल जाएगी। अब वो क्या है 110-12, वो सितंबर लास्ट के स्विंग हाई है, नजर रखिएगा। प्राइस पैटर्न अच्छा है। सिटी यूनियन बैंक नो डाउट अबाउट दैट एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और एक मोमेंटम में है। कल इस दौर के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुआ और कल इसका क्लोज था 2 जनवरी 2023 के बाद के रिकॉर्ड तोड़ बंद हुआ। और मेरे ख्याल से अब जो इस पर चैनल खुल गई है वो 191 के आसपास है। 191 क्या है, आप कहेंगे भाई जनाब इसको रीड कैसे करें। 195 23 दिसंबर 2022 का ब्रेकडाउन पॉइंट था, जब पहली बार रिवर्सल आया था, तो हम उसको एक टारगेट मान के चलेंगे। चंबल को मैं पिक कर रहा हूँ लास्ट में, प्लेसमेंट रीड कीजिएगा इस स्टॉक की। देखिए चंबल स्पेशली क्लोजर टू आई थिंक बजट थोड़ा जो होता है ना एक्टिव हो जाता है। अब इसकी प्लेसमेंट ये कह रही है कि लगभग 18 जून 2024 से, यानी मोटा मोटी 6 महीने की जो एक चैनल है फॉलिंग चैनल, अब ये उसके हाइस को टेस्ट कर रहा था। अभी तक चैनल में ही लोअर एज से रिवर्सल लिया था, बट अब उस चैनल को बाइसेक्ट कर रहा है और वो एज आता है करीब 526-530 पे। उसके ऊपर प्रोजेक्शन बड़े होंगे। ये देखिए इस चैनल की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ 50 डे लिखा है और 200 डे लिखा है, उसके बीच के उस चैनल को देखिए वो। और लास्ट ग्लेनमार्क को मैंने रिवर्सल के अंतर्गत पकड़ा है। रिवर्सल में इसने देखिए ये ओवरसोल्ड था, ये ऑलमोस्ट 100 डेमा के नीचे गया, 200 डेमा को टच नहीं किया इसने, फिर इसने 100 डेमा को रीगेन किया, 100 डेमा को रीगेन किया के बाद 10 डेमा को रीगेन किया, फिर कल 20 डेमा को रीगेन किया। तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी। मेरे ख्याल से अगर ये इस प्राइस 1560 के ऊपर टिक रहा है तो स्कोप ऑफ ए शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 50 डेमा इज लुक्स पॉसिबल। और 50 डेमा कहाँ पे आता है, करीब 1600 से 1610 के आसपास, तो वहां तक की गुंजाइश इसमें नजर आ रही है। आशीष, मेरी टीम पूरी होगी। ओके चलिए अब क्विकली आज के बचे हुए 4 स्टॉक्स मेरे कुछ लार्ज ट्रेड्स हुए थे, उनको रडार पे रखता हूँ। एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं पे बायर्स के नाम सामने, कहीं पे सेलर्स के, दूसरी पार्टी कई जगह सामने नहीं है। तो हो सकता है अपन सिर्फ एक तरफ देखकर कॉल ले रहे हैं और दूसरी तरफ कोई और स्ट्रॉन्गर हैंड की तरफ ये स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। सिर्फ वॉच पे रखेंगे, खबर बतानी जरूरी थी आप लोगों को। मेडी असिस्ट, इसमें कल स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने अच्छा खासा चंक बेचा। दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लार्ज ट्रेड्स नजर आएंगे। बीएसई पर 8.5 लाख शेयर्स और एनएसई पे 7.25 लाख शेयर्स से ज्यादा बिके 588 के भाव पे। तो एक एफआई ने काफी अच्छा चंक बेचा है इसका कल, इसलिए लाल रखा है मैंने, और मुझे नहीं पता दूसरी तरफ कौन खड़ा हुआ था। दीपक नाइट्राइट, इस पे मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने कल 7,60,000 शेयर्स बेच डाले 2653 के आसपास। दोनों जहां पे ट्रेड हुए तो स्टॉक वहां से ठंडे पड़े। दीपक नाइट्राइट कल इसीलिए 4-5% फिर फाइनली गिर के बंद हुआ। लाल रखा है मैंने आज। टीबीओ टेक, यहां पे मुझे दोनों तरफ की सौदे दिख रहे थे। ये बेसिकली 6 महीने पुराना, 7 महीने पुराना आईपीओ है, तो हो सकता है वो 6 महीने की विंडो खुली हो और लार्ज ट्रेड्स हुए हो। तो इसमें टीबीओ कोरिया होल्डिंग्स और अगस्ता टीबीओ। अब जब टीबीओ नाम आया तो मुझे लगा कहीं प्रोमोटर्स तो नहीं है, तो टटोलने गया तो नहीं, पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं दोनों। इन्होंने कल माल छोड़ा। खरीदारों में सारे म्यूचुअल फंड फ्लश हैं फंड्स के साथ। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 6.5 लाख शेयर से ज्यादा, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 12.5 लाख शेयर से ज्यादा और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने करीब 8.25 लाख शेयर्स खरीदे। ये ऑनलाइन B2B ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूटर है। और एक ओएनजीसी को ग्रीन कर रहा हूं। ब्रेंट उछला कल और आज के बीच में इक्विटीज के लिए $1 से ज्यादा का जंप है जो डाइजेस्ट करना है, और ये आ रहा है कल की 5 तारीख की ओपेक प्लस की मीटिंग से पहले। हालांकि उसमें 2025 की मार्केट पॉलिसी क्या होगी ओपेक प्लस की, वो डिस्कशन होना है। और ज्यादातर सारे लोग मान रहे हैं कि प्रोडक्शन आउटपुट में इंक्रीज जो करना था उसमें डिलेज होंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है, तो कुछ होना नहीं है। उसके बावजूद क्रूड उछल रहा है, अपन इसे ग्रीन कर देते हैं आज के लिए। 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हम दोनों की टीम्स की एक क्विक रैप अप प्रेजेंट कर देंगे।
स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और जो हमने ब्रेक से पहले दो सेगमेंट्स में अपनी टीम रखे वो एक बार आपकी स्क्रीन पर फिर देते हैं। पॉलीकैब स्ट्रेंथ और ऑल टाइम हाई जोन्स पे क्लोज हुआ। ओरेकल फाइनेंशियल का सेम केस। एस्टर रिवर्सल था, कल रिवर्सल में अपने 20 के बाद 50 डेमा को रीगेन किया। अपोलो मोमेंटम 7000 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन किया, 7000 पे पुट राइटिंग। अपोलोटास स्ट्रॉन्ग बेस से बाहर निकल के आया, रेंज ब्रेकआउट 1 अक्टूबर के बाद के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में। एक्सेल टेक्नोलॉजीज क्लोजर टू ऑल टाइम हाई। कैनरा बैंक एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के लिए पीएसयू बैंक्स प्रिपेयर होते हुए अपने लास्ट एवरेज को काटने के बेहद नजदीक। कैनरा बैंक चंबल ऑलमोस्ट एक 6 महीने की चैनल बाय होने की तैयारी करती हुई। एंड सिटी यूनियन बैंक इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे और ग्लेनमार्क एक रिवर्सल ट्रेड। आशीष। चले भाई, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पे। रीजंस कोई ना कोई खबर है। एक तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 21-22 हज़ार करोड़ रुपए के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी दी है। 5 तो मैं उससे रिलेटेड जो स्टॉक जुड़ सकते थे उनको मेंशन कर रहा हूँ। नॉट नेसेसरली इनमें से किसी को ऑर्डर मिल रहा हो नहीं मिल रहा, आज सेंटिमेंट पॉजिटिव जरूर हो जाता है। HAL, GRSC, कोचीन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें नेवी रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वो तो खैर आज नेवी डे भी है तो ऐसे भी मेंशन करना बनता था। IEX बढ़िया नवंबर मंथ का अपडेट। मेडिएसिस दीपक नाइट्राइट में एक में FI की, एक में DI की बिकवाली कल। ईबियोटेक में लार्ज ट्रेड में कई सारे म्यूचुअल फंड ने पैसा झोंक दिया है। ONGC क्योंकि ब्रेंट उछल रहा है इसीलिए मेंशन कर दिया।